है कि वो हमारे साथ जलसे जुलूस में थोड़ी शरीक होते थे, नजरिया में छाने में शरीक होते। उनके वोट पर हमें बड़ा एतमाद होता था। अगर वो कहते थे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे या आपके हक में वोट देंगे तो देते थे, और हमें ये इत्मीनान हो जाता था कि भाई ये हमारी हक में वोट देंगे। तो मेरे नज़दीक यानी वो बकौल गालिब के मरने वाले को वो रोए जिसको खुद मरना ना हो, तो हम सब मरेंगे, लेकिन वो लोग अहम होते हैं जो अब मरने के बाद भी याद रखे जाए। और वो याद इसलिए नहीं रखे जाते हैं कि वो खाना क्या खाते थे या पीते क्या थे, बल्कि वो खुद क्या करते थे और लोगों से चाहते क्या थे। तो मैं समझता हूँ कि ज़िया साहब इस मामले में, जैसे उन्होंने ये आपका सीनियर जर्नलिस्ट फोरम शुरू किया था, मैं समझता हूँ कि ये उनका एक बड़ा काम था, बहुत आहिस्ता, बहुत खामोश, लेकिन वो एक असेंबली ऐसी हो जाती थी जिसमें दो साहिबा भी मिल लेते थे, डिस्कशन भी हो जाता था, कुछ लोग ऐसे प्रोमिनेंट बुला भी लिए जाते थे जो न्यूज़ बन सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये फोरम उनका जारी रहना चाहिए और इसी तरह हम उनको ज़िंदा रह सकते हैं। तो माज़रत के साथ अब जिस तरह सारे हमारे शोबे ख़राब हो रहे हैं, हमारा जर्नलिज्म का प्रोफेशन भी ख़राब हो रहा है। पिंडी में ऑफिस होता था मॉर्निंग न्यूज़ का, तो डॉन का ऑफिस होता था यहाँ पे सुपर मार्केट में। मेरी एक 2-3 स्टोरियाँ ऊपर नीचे छपी स्टील मिल के बारे में, करप्शन की कहानियाँ थी। तो डेफेमेशन उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फाइल कर दिया उनके चेयरमैन ने, कोई 11 करोड़ रुपये का। तो ज़िया साहब ने मुझे बुलाया, मैंने देखा ज़िया साहब का मूड ख़राब है, श्याम ये क्या स्टोरी की है तुमने। अब वो उससे पहले हमारे डॉन के जो वकील थे मखदूम अली ख़ान, उनसे बात कर चुके थे। मैंने उनको जाके मैंने कहा जी एक दिन दे दें, मैं सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ले आता हूँ। कह लेंगे ठीक है, कल आपसे बात होगी। वो खैर डॉक्यूमेंट में ला के दिए, उन्होंने मखदूम अली ख़ान को भेज दिए। 2 दिन तक ज़ियाउद्दीन साहब कहते हैं मरूम, अल्लाह उनके लिए सब आसानियाँ करे आगे की। कह लेंगे मखदूम अली ख़ान साहब ने मुझे परेशान किया रखा कि यार ख़ान साहब का बड़ा मूड ख़राब है, ये क्या है। लेकिन जब वो सारे डॉक्यूमेंट उनके पास पहुँच गए तो बकौल ज़िया साहब के कि वो देखा उन्होंने कहा तो मसला ही कोई नहीं। वो गए एडिटर साहब के पास, जाके उनके पास सारे कागजात रखे। उन्होंने कहा जी एक पहली हेयरिंग में भाग जाएंगे, बेहतरीन स्टोरी है, अवार्ड विनिंग स्टोरी है, जाने दें। खैर केस चला, दूसरी तीसरी हेयरिंग में स्टेज मिल वाले भाग गए, वहाँ से वापस नहीं आए। एक कभी कभार उनका मूड इस बात में ख़राब होता था। जनरली मैंने उनको देखा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्रोफेशन में क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी, डॉन में 44 साल हो गए। मुझे सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं बेस्ट जर्नलिज्म के। मेरी हर स्टोरी जो है ना, मेरी कोशिश होती थी कि मैं ज़िया साहब को दिखा दूँ। एक स्टोरी थी मेरी जिस पे मुझे स्कूप ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, वो थी कि अफगान जिहाद के ज़मानों में यहाँ पे 500 स्टिंगर मिज़ाइल अमेरिकन ने मुजाहिदीन को दिए थे। उसमें से 500 ऐसे 250 मिज़ाइल जो है ना यहाँ से स्मगल होकर चले गए। वो आयरिश रिपब्लिकन आए, को और जगह से दहशतगर्द तंजीमें आई, वो भेज दी उन्होंने। अब वो मैंने स्टोरी बनाई, मुझे लग रहा था कि कहीं कमी है और मैं ज़िया साहब का इंतज़ार कर रहा था। शाम को ज़िया साहब कहीं गए हुए थे, प्रेशर था कि जी स्टोरी जल्दी भेजें। मैं कह रहा था ज़िया साहब मेरी स्टोरी को देख लें। उन्होंने आके एक जुमला उसमें ऐड किया, आप यकीन करें मुझे लगता है कि मैं उस वजह से मुझे स्कूप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। एक सेंटेंस छोटा सा उन्होंने ऐड किया उसमें। तो मेरा तो ज़ाती लॉस, जिस तरह बताया अभी मुबारक ने, हमारे सारे लोगों का है। थ्रू आउट सारी ज़िंदगी में उनसे हर लम्हे हम सीखते ही रहे। जिस तरह आज एजेंडे के तहत लोग काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारा टीवी मीडियम, किसी का नाम नहीं लेते, वो ज़िया साहब इन सबसे मुबर्रा थे और उनकी लड़ाई भी होती थी और दोस्तियाँ भी सबके साथ थी। लेकिन अच्छी बात थी कि क्योंकि ज़ाती कोई चीज़ नहीं थी उनकी, लिहाजा सब लोग उनको खुले दिल से तस्लीम करते थे, उनकी बात मानते थे। तो यही चंद एक बातें हैं जी, अल्लाह करे कि हम सारे लोग उनके मिशन को आगे लेके जाएँ। शुक्रिया। ज़िया साहब अपनी ज़ात में इंस्टीट्यूशंस थे। मेरा ताल्लुक़ ज़िया साहब से 79 से है, जब हम मुस्लिम में साथ होते थे। ज़िया साहब
एडिटोरियल्स पेजेस के इंचार्ज थे। उस वक्त के एडिटोरियल्स जो है उससे ज़िया हुकूमत सख्त नाराज थी। हम पे प्रेशर आया कि 110 लोगों को निकालना है और जिन लोगों को निकालना है उनमें एटी चौधरी भी हैं, ज़ियाउद्दीन साहब भी हैं और सलीम आसमी भी हैं और बरकात साहब भी हैं। अबुल बरकात बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म के अंदर। तो हमने कहा कि हम सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को अखबार से जो है वो निकलने देंगे। हमने अखबार पे कब्जा किया। 2 दिन अखबार पे हमारा कब्जा रहा। हमने खुद अखबार निकाला, एडिटोरियल लिख के, और ज़िया को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया उस एडिटोरियल के अंदर। तो आपको मालूम होगा, ये तारीख है कि उस वक्त फौज आई थी वर्दी में अखबार से हम लोगों को निकालने के लिए। फौज ने आके हमें, आप पारा में अखबार का दफ्तर होता था, उसमें हम तमाम सीनियर लोग जो है वो निकाले गए और एक प्रिजन वैन जो है वो नीचे मौजूद थी जिसमें ज़ियाउद्दीन साहब भी उस प्रिजन वैन में थे, हम भी थे, एटी चौधरी भी थे और एरिक सप्रीन जैसे बुजुर्ग जो हैं वो भी थे। हम सबको 12 मील दूर जाकर जो है वो छोड़ दिया गया कि आप अब आज़ाद हैं। तो ये थी रेजिलियंस, ये थी रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को ज़ियाउद्दीन से साहब जैसे इंटेलेक्चुअल्स ने जो है वो उस रेजिस्टेंस को जो है गाइडेंस दी, और उस गाइडेंस के नतीजे में जो है एक नस्ल जो है वो रेजिस्टेंस की तैयार हुई, जो आज तक इजहार राय की आज़ादी का अलम जो है वो बुलंद किए हुए। ज़िया साहब की एक और बात थी, बड़े ही ह्यूमेन थे। जब हम सब निकाले गए तो वो दौर इब्तला का दौर था, मुश्किलात थी। हम लोग जो है, हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, हमने कैंप लगाया हुआ था। हम तमाम लोग ज़िया साहब के घर जो है वो रहते थे। ज़िया साहब का दस्तरखान भरा होता था, लेकिन हमें नहीं पता था, हमें मालूम था कि ज़िया साहब भी हमारी तरह कारकुन सहाफ़ी थे। उनका गुजारा भी जो है वो तनख्वाह पे था, लेकिन उन्होंने इतनी फराग दिली की कि हम सबको जो है वो जब भी हम जाते थे, पूरी फैमिली जो है वो हमें ओपन हार्ट, ओपन उसके साथ जो है हमारा ख्याल रखती थी। तो ये एक एडिटर का ह्यूमन पहलू था। फिर दूसरी बात ये है कि ज़ियाउल हक साहब के बाद का दौर जो है, अगर आपने ज़िया साहब की इस्लामाबाद डायरियां पढ़ी हो तो उनसे हर हुकूमत जो है वो घबराती थी। मुशर्रफ के दौर में, क्योंकि ज़िया साहब ने हमेशा डिक्टेटर्स को चैलेंज किया, ज़िया को एक्सेप्ट नहीं किया, मुशर्रफ को एक्सेप्ट नहीं किया, याहिया खान को एक्सेप्ट नहीं किया, हमेशा जमहूरियत और आज़ादी के लिए लिखते रहे। लेकिन जब मुशर्रफ के दौर में प्रेशर आया डान ग्रुप के ऊपर, तो इस्लामाबाद डायरी जो है वो ज़िया साहब को लिखना
बंद करना पड़ा। उनकी डायरी डॉन में नहीं छपती थी, इतना ज़्यादा डॉन के ऊपर प्रेशर था। हालांकि डॉन कभी कोई प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं करता था। आपको याद होगा कि लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुशर्रफ ने कोई बात की, ज़ियाउद्दीन साहब ने एक क्वेश्चन किया उनसे। उस क्वेश्चन पे मुशर्रफ इतना सीख पा हुआ कि उसने कहा कि इन जैसे सहाफियों को 2 टिका देने चाहिए। लेकिन ज़िया साहब का जो ह्यूमन एंगल था, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि जनरल साहब ये सही है कि आप टिका देंगे, टिका सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज़ को, मेरे ख्यालात को और मेरी रेजिलियंस को जो है वो आप नहीं रोक सकते। तो ये ज़ियाउद्दीन थे। तो हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रेस में छपती थी, उन स्टेटमेंट्स को एडिट जो है वो ज़ियाउद्दीन साहब करते थे। तो ये था उन खामोश, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल एडिटर जिसने हमेशा रेजिस्टेंस को जो है वो सपोर्ट किया। मैं ये समझता हूँ कि ज़िया साहब जैसा अब ये आखिरी ब्रीड थी एडिटर्स की, इसमें कोई शक नहीं है। ज़िया साहब के बाद अब कोई एडिटर नहीं है, एडिटर का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये ज़िया साहब थे जिन्होंने एक स्टोरी आई, छापने से इनकार किया, कराची भेज दिया, और कराची में सलीम आसमी ने उस पे एक कमेंट लिखा। उस कमेंट पे एक लिटिगेंट जो है वो अपने आप को सहाफ़ी भी कहता था, उसने एक कंप्लेंट की मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का मेजर जो है वो दफ्तर में आया ज़िया साहब से मिलने के लिए। मैं इस बात का आईनी गवाह हूं कि मैं खुद ज़िया साहब के दफ्तर में बैठा था। जब वो आया तो ज़िया साहब ने कहा, जी फरमाइए। उसने कहा, मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस से आया हूं। ज़िया साहब का चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया। उन्होंने कहा, आप मेरे दफ्तर में क्या लेने आए हैं? मैं इस खबर के बारे में जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूं। उसने कहा, तुम्हारी ये जुर्रत है कि तुम इन्वेस्टिगेट करो? मैंने पहली दफा ज़िया साहब को जो है सख्त गुस्से में खड़े होके उससे डायलॉग करते देखा और उसको कहा कि फौरन मेरे दफ्तर से निकल जाओ। ये होते हैं एडिटर्स, ये होते हैं एडिटर्स जो जाबिरों को, फौजियों को और जालिमों को जो है वो चैलेंज करते हैं और प्रिंसिपल पर कंप्रोमाइज नहीं करते। तो ज़िया साहब जो है वो आज के दौर में, अब मैं पूरी नस्ल को बता रहा हूं कि अब इसके बाद कोई एडिटर नहीं है जो जिसमें ये जुर्रत हो कि वो चैलेंज कर सके, जिसमें ये जुर्रत हो कि वो कह सके कि मैं तुम्हारी ये खबर नहीं शाया करूंगा। एक्सप्रेस से रिजाइन दे दिया इसलिए कि एक्सप्रेस से उनका इख्तलाफ हुआ। जिस अंदाज में एक्सप्रेस ने हुकूमत को
और इंस्टीट्यूशंस के कहने पे मैनिपुलेशन की, एडिटर को कंसल्ट किए बगैर एडिटर साहब ने, ज़ियाउद्दीन साहब ने 1 मिनट नहीं लगाया, एक्सप्रेस से रिजाइन कर दिया कि मैं एक्सप्रेस के साथ नहीं रह सकता। एक और बात जो किसी को पता नहीं होगी, ज़िया साहब ने, आपको याद होगा, एक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू छपा था डॉन में, एहतशाम साहब इसके गवाह हैं कि वो वर्ल्ड इंक्लूसिव इंटरव्यू 2 एडिटर्स अली अहमद खान और ज़ियाउद्दीन, दोनों को सुबह को उस वक्त पता चला जब एडिटर वो इंटरव्यू जो है वो छप चुका था। ज़िया साहब ने मुझे बुलाया, कभी कभी मुझसे बात कर लेते थे, मुझे बुलाया और कहा कि ये हुआ है, हम तो रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन अली अहमद खान साहब ने कहा कि अभी ठहर जाइए, रिजाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये देखें, ये होती है एडिटोरियल जजमेंट और एडिटोरियल कमांड। जब कमांड, आज एडिटोरियल कमांड जो है वो हमसे छिन चुकी है। ज़ियाउद्दीन आखिरी एडिटर थे जो असल्ट करते थे। अब इसके बाद एडिटोरियल का इंस्टीट्यूशन जो है वो अखबारात से ख़त्म हो गया। एडिटोरियल का इंस्टीट्यूशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ख़त्म हो चुका है। अब अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो सिटीजन जर्नलिज्म है, जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है। लेकिन इस मीडियम को जो ग्लोबलाइज है, इसको रोकना मुमकिन नहीं है। और ज़िया साहब ने एक दफ़ा, हमने आई रहमान साहब ने और HRCP 2 तकरीरों पे पाबंदी लगाई। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई, एक नवाज शरीफ पे, दूसरा अल्ताफ हुसैन पे। PFUJ और HRCP ने एक असूली मौक़िफ़ जो था वो एडॉप्ट किया कि हमें इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए कि ये पाबंदी जो है ये फर्द की आज़ादी को कर्टेल करने की कोशिश। जब हमने ज़िया साहब से पूछा कि ज़िया साहब, इस पे तो क्रिटिसिज्म बहुत आ गया हमारे ऊपर, हमारे अपने PFUJ के अंदर क्रिटिसिज्म है, तो आई रहमान और ज़िया साहब ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि ज़ैदी, इस तरह के हालात में क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन बात वही है, अगर हम ये समझते हैं कि हमारा आईन के अंदर जो हमारा बुनियादी हक है वो अगर किसी भी हवाले से उसको कर्टेल किया जा रहा है तो हमें फाइट करना है। हम अपनी पिटीशन के साथ स्टैंड करेंगे और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप प्रेशर में नहीं आएंगे। ज़िया साहब के साथ हमारी एसोसिएशन कम से कम 32 से 35 साल से है और एक लेजेंड किस्म का आदमी था और सहाफ़त में उसका मुकाबला कहीं नज़र नहीं आता। वो चाहे ज़िया का दौर हो, अयूब का दौर हो, जिया का हो या मुशर्रफ का हो, उसने अपनी सहाफ़त आज़ादी के साथ
अपनी सोच के साथ, अपने नज़रिए के साथ जमहूरी रवायात को सामने रखते हुए अपनी जारी रखी। हमें याद है कि 90s में जब बजट का टाइम आता था, हम अपोजिशन में थे, हमारी बहुत सी सिटिंग्स होती थी रियाज साहब के साथ इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, और जो हमारी टीम थी उसको बहुत कुछ मिलता था बात करने के लिए। उनका विजन या उनका एक्सपीरियंस पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे हमें बहुत बड़ी मदद करता था। रियाज साहब जैसे सहाफ़ी सदियों में पैदा होते हैं, मगर उनकी जो विजन है उसके फॉलोअर्स भी मैं समझता हूँ उसके नक्शे कदम पे चलते हैं। मेरी नज़र में आज भी इस मुश्किल दौर में उनके फॉलोअर्स हैं, और जो सख्तियाँ ज़िया के ज़माने में या मुशर्रफ के ज़माने में सहाफ़त को पेश हुई, आज भी मेरी नज़र में वही हालात है। कोई चेंज नज़र नहीं आता कि माशाल्लाह में सहाफ़त का गला किस तरीके से घोटा जाता था, और आज जमहूरियत के नाम से चलने वाली हुकूमत किस तरीके से सहाफ़त के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रही है। आज भी सहाफ़ी अगवा होते हैं, 12 मील नहीं मगर किसी कोने में छुपा के रख देते हैं, मगर फिर अपनी आज़ादी की खातिर, अपनी जमहूरियत की खातिर वो नमूदार होते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ आज के सहाफ़ियों को भी यही मुश्किलात का सामना है। रियाज साहब की एक 60 साल तकरीबन एक बहुत बड़ा टेन्योर है जो उसने खिदमत की है, और यही काफ़ी है कि इसकी खिदमत के बाद आज भी अच्छे जर्नलिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं जो आमरीत के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, वो हक़ की बात करते हैं। मेरे ख़्याल में वक्त की ज़रूरत है और रियासत के लिए भी ये ज़रूरत है कि सहाफ़त आज़ादी जब तक नहीं होगी, मैं नहीं समझता कोई भी रियासत अपने अवाम के लिए कुछ कर सकती है। यकीनन ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है कि हक़ की आवाज़ उठाना, जबर के ख़िलाफ़ मुश्किल से मुश्किल तरीन जॉब है। रियाज साहब ने अपनी 60 साल तारीख में 4 जनरलों को, 4 मार्शलों को फेस किया। तो मैं समझता हूँ आज के सहाफ़ियों ने भी, जो सहाफ़ी कहता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि हर शख्स सहाफ़ी होता है, हर शख्स सियासतदान होता है। उन सहाफ़ियों को 2 जनरल्स या मार्शलों को फेस करना पड़ा है। बहुत मुश्किल वक्त है, और जिन हालात से ये पाकिस्तान आज गुज़र रहा है उसके लिए कलम की जहाद करने की ज़रूरत है। ये भी जहाद का एक नमूना है। जंग के मैदान में हो या तलवार हाथ में हो, कलम की ताकत दोनों से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो इंसान की जहन में तब्दीली लाता है, एक नया इंसान बनाता है कलम। वो कलम आपके हाथ में है। तो आई रहमान साहब का
सहाफ़त को लेके या आज़ादुद्दीन साहब की सहाफ़त को लेके या बहुत बड़े जीत किस्म की सियासत सहाफ़त रखने वाले लोग थे, उनको सामने लेते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोगों के लिए, सियासतदानों के लिए आपका कलम मशअल राह है। हम आपके कलम से बहुत कुछ सीखते भी हैं, समझते भी हैं और बोलते भी हैं। ये नहीं कि हम अकल कुल हैं, आप हमारी सियासत की बैसाखी हैं, वो किसी सूरत में भी हो। आपके कलम से हमें बड़ी हिम्मत मिलती है, आपके लिखने से, आपके बोलने से, आपकी जदोजहद से हमें बहुत कुछ हासिल होता है। तो आज यकीनन ज़िया साहब हमें नहीं, मगर उसका कलम, उसकी लिखी रोशनी से जो सहाफ़त है वो आज भी हमारे पास मौजूद है। ये मेरा ईमान है कि ये दुनिया फ़ानी है, सब कुछ चल रहा है अपने रब के पास, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरते नहीं हैं। और ज़िया साहब भी उन शख्सों में है जो कभी नहीं मरेंगे। जब तक सहाफ़त ज़िंदा होगी, ऐसी शख्सियात हमेशा ज़िंदा रहेंगी। ये बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से। जो लोग ये रुतबा लेके जाते हैं, तो जब आए थे तो फ़ानी दुनिया से उसको जाना था, मगर उसके कलम ने उसको फ़ानी दुनिया में भी ज़िंदा रखा और ये ज़िंदा रहेंगे।